वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक और जुम्मा, एक और बड़ा दिन। ऑपोजिशन गुजरांवाला में हुकूमत को घर भेजने के लिए पावर शो करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को जलसे की मशरूत इजाज़त मिल गई है। जलसे के लिए शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक का वक्त तय किया गया है हुकूमत की जानिब से। हुकूमत के जारी करदा SOPs पर अमल दरामद करना भी जलसे के शुरका के लिए लाजिम होगा। मास्क पहन कर आना होगा। इसके साथ साथ ऑपोजिशन जलसे को लेकर खासी मुतहरिक दिखाई दे रही है और साथ ही साथ हुकूमत पर यह इल्ज़ाम भी लगा रही है कि उनके कारकुनों की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है, जानते हैं अपने मेहमानों से। जी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब, तर्जुमान भी हैं वज़ीर आज़म साबिक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, और मरियम नवाज साहिबा के भी तर्जुमानी है। वेलकम टू द शो ज़ुबैर साहब। सर, सवाल मेरा आपसे ये है कि जलसे की हमें कोई ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइए। मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें इतलात आ रही हैं। अभी इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? कल के जलसे को लेके आपके कारकुनान कुछ पहुँच रहे हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, कुछ रुकावटें हैं। एग्जैक्ट हमें थोड़ी सी सूरत हाल बताइए। मरियम साहिबा का प्लान बताइए। देखें एक तो ये है कि अभी मैं गुजरांवाला से अभी भी वापस आया हूँ जी, और वहाँ इतना ज्यादा पैशन है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि गुजरांवाला में घर पर भी बैठेगा ये नहीं। मतलब देयर इज सो मच पैशन, और इसमें तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। सन 88 से लेके और धांधली शुदा 2018 के इलेक्शन में भी स्वीप किया था नून लीग ने। तो आप सोच सकते हैं कि ये शहर जो है ये नवाज शरीफ का गढ़ है, और इंशाल्लाह ताला जबरदस्त तैयारियां। जाहिर सी बात है उस पैशन को और उस जज्बे को कन्वर्ट करना होता है तैयारियां करने के हवाले से, और वो तैयारी करने के हवाले से जाहिर है हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, एट ऑल लेवल्स कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि इमरान खान जो है वो कई चीजों में जो खुद सब फायदे उठाते थे, उनकी हिम्मत ही नहीं है कि दूसरे को उस किस्म का अलाउ करें कि जितने लोग आए इकट्ठे हों, हजारों लाखों लोग जमा हों। तो इस वजह से तमाम रुकावटें भी डाली जा रही हैं। अभी जिस तरह वो हमारे दानियल चौधरी हैं, उनके छोटे भाई को अभी पिंडी में अरेस्ट कर दिया। मैं एक से उसामा उनका नाम है, अभी मैं बात कर रहा था। तो जगह जगह अरेस्ट भी हो रहे हैं, छापे भी मार रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है। ट्रेडर्स जो है गुजरांवाला के, जिन्होंने हमारा साथ देने का वो किया था, परसों कन्वेंशन भी हुआ था, उन पर FIR कट गई हैं। तो कल भी जाहिर है ये करेंगे, सब हथकंडे करेंगे रोकने के, डिले करने के। मरियम नवाज साहिबा निकलेंगी रायबंद से 2 बजे निकलेंगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि ये बताइएगा ज़ुबैर साहब, ये जो 2 बजे मरियम साहब जो 2 बजे निकलेगी, ये इनका प्लान है क्या? ये बजरिया मोटरवे जाना पसंद करेंगे, बजरिया GT रोड जाना पसंद करेंगे? इनका प्लान है क्या? क्योंकि बहुत सारी इस हवाले से खबरें भी आ रही हैं, कयास सराइयाँ भी हो रही हैं। एक्चुअली मैं वहाँ मौजूद था मीटिंग में, लेकिन मैं चूंकि इतना फेमिलियर नहीं हूँ, मुझे इतना पता है कि वो लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है GT रोड से ही जाएंगे। GT रोड से जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा सर, ये जो रुकावटें पकड़ धकड़ है जिसकी आपने बात की, कुछ नाम भी आपने लिए, ये थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे ज़्यादा हो रहा है। कल भी मैं भी खुद एक हलके में गया और जहाँ के हमने एक प्रोग्राम किया, और उस प्रोग्राम के दौरान पता लगा, हमने उस इंटरव्यू को प्ले भी किया, कि वहाँ के जो मकामी बिल्कुल माइक्रो लेवल की हमारी क़यादत है, जो बिल्कुल निचले लेवल पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें भी पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है वो कुछ जारी है। आप लोग एज ए पार्टी, एज PDM के प्लेटफॉर्म से इसके हवाले से कुछ कर रहे हैं, कुछ प्लान है आपका? क्योंकि एक करारदाद हमने देखी कि पेश की गई। अदर दैन दैट व्हाट यू आर प्लानिंग? देखिए ना, हम क्या प्लान कर सकते हैं? हम अवॉइड कर सकते हैं। सर, बंदे पकड़े जा रहे हैं, वो अंदर हैं, लित्र परेड हो रही है, क्या करेंगे? को थ्रेट किया जा रहा है कि लेके नहीं जाएं, सियालकोट से, पिंडी से, दूसरी जगहों से, वजीराबाद, लाहौर वगैरह से। तो जाहिर सी बात है मुश्किल तो है, लेकिन मेरा ख्याल ये है और एडवाइस भी ये है हुकूमत पाकिस्तान को, इमरान खान साहब को खासतौर पर, कि हिस्ट्री के औराक पढ़ लें कि कभी कोई रुक नहीं सकी है तहरीक। वो कहते हैं कि 2014 में उन्होंने 126 दिन का धरना दिया था और फिर भी नहीं गिरा सके थे हुकूमत, क्योंकि अवाम उनके साथ नहीं थे। PMLN की 186 सीटें थी, उनकी 29 सीटें थी। मतलब कोई मुकाबला था, कोई मतलब कोई डिफरेंस भी एक हद होती है। एक छोटी सी पार्टी चैलेंज कर रही थी एक पूरे पार्लियामेंट में, पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं थी। 90% जो पार्लियामेंट थी वो उनके खिलाफ थी, तो कहाँ से वो कर सकते थे? इस वक्त बिल्कुल सूरत हाल डिफरेंट है। और दूसरी बात यह है कि लोगों के लिए मुसीबत भी खड़ी हुई थी। कभी इमरान खान ने प्याज का भाव बताया था, उस पर टमाटर का
जिक्र किया था, चीनी का जिक्र किया था, गंदम का जिक्र किया था। आज वो मसाइल जो है, बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, अब आप खुद सोचें कि कहाँ खड़ा कर दिया पाकिस्तान को लाके। तो यहाँ लोगों का तो एक जज्बा वैसे ही बन जाता है। 2018 का जो गुस्सा है वो उसके बाद जो 2 साल उनके साथ हुआ है, 1 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे गिरा दिया। आपने 60 लाख नौकरियां आपने देनी थी। दुनिया के हर मुल्क में नौकरियां दी जाती है। यहाँ 60 लाख जॉब्स लूज कर चुका है पाकिस्तान पिछले 2 साल में। महंगाई जो है बुलंद तरीन शरह पर है। जुबैर साहब, इसका रिबटल, इसका काउंटर गवर्नमेंट ये देती है कि इसके जिम्मेदार आप हैं, आपकी गवर्नमेंट है, आप लोगों ने इतने महंगे कर्जे लिए। ओ भाई बात सुने, दुनिया में वो कहते हैं मसनूई तौर पर हमने कीमतें नीचे रखी थी, तो आप मसनूई तौर पर कर लेना। वो कहते हैं अगर उसको मसनूई तौर पे करेंगे तो नुकसान पाकिस्तान का होगा, आवाम का होगा, आने वाले लोगों का होगा। देखिए एक सेकंड, जिस वजीर आजम को ये ना पता हो कि महंगाई कंट्रोल करना अब नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होता है हुकूमत का, क्योंकि उससे तमाम लोग अफेक्ट होते हैं। और वो अपनी ट्वीट करते हैं पिछले हफ्ते के स्टार्टिंग दिस मंडे मैं प्राइस कंट्रोल करने पर काम करना शुरू करूंगा। ओ भाई, आप 2 साल से बैठे हुए हैं, आपको अभी पता चला है? फिर ये कहते हैं कि टाइगर फोर्स जाके वो दालों की और चीनी की प्राइसेस चेक करेंगे। कर ली उन्होंने चेक। पहले तो लड़ाई झगड़ा होगा दुकानदारों के साथ, कर ली उन्होंने चेक। उसके बाद क्या होगा? डज ही इवन नो द बेसिक्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द प्राइम मिनिस्टर कि प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म होता कैसे है, सप्लाई साइड क्या होती है, प्राइस मॉनिटरिंग कमेटीज क्या करती है? इसका मतलब है हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी है। गवर्नमेंट हैज कम टू अ स्टैंड, दैट्स व्हाई यू लेट टाइगर फोर्स टू गो द जॉब। जो हुकूमत है पाकिस्तान का काम है डिवीजन लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर, फेडरल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसको पता ही नहीं प्राइम मिनिस्टर को, वो और वो बेवकूफी में ट्वीटें भी कर देता है ये। यार मतलब देयर इज अ लिमिट। और वो कह रहे हैं कि जी हमने चीनी की कीमत, यार अभी आप देख रहे ना, अगर आप चीनी सही टाइम पर इंपोर्ट नहीं करेंगे, अगर चीनी की कमी होगी पैदावार में और आप एक्सपोर्ट अलाउ करेंगे, तो उसका पिछली हुकूमत से क्या ताल्लुक है? अगर आप गन्नम जब आपने इंपोर्ट करना ही था तो आपने इंपोर्ट नहीं किया, शॉर्टेज तो होगी ना। अगर आपने पेट्रोल पर बैन लगा दिए इंपोर्ट करने पर और फिर आप प्राइस रिडक्शन अनाउंस कर देते हैं, तो लाइनें तो लगेंगी ना जब पेट्रोल नहीं अवेलेबल होगा। मतलब ये हुकूमत है, मैं कहता हूँ ये ट्राइबल एरिया में भी इससे ज्यादा अच्छे लोग मैनेज कर लेते हैं। इट डजंट इवन नो द एबीसी, द आर्ट ऑफ गवर्नेंस। उस्मान बुज़दार साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो आई मीन आप और आजमान है। 2 साल में तो आपको पता है 90s में हुकूमतों का तख्ता कर देते थे इन्हीं के जो सिलेक्टर से। 2-2 साल मिलते थे ना सबको। बेनजीर की हुकूमत 18 महीने में हटा दी थी। किस सिलसिले में 18 महीने में हटाई थी? कि जी आप नहीं कर सके, काम नहीं डिलीवर नहीं कर सकते। यहाँ 2.25 साल हो गए, ये अली बेनी के वापस माइनस में जा रहे। कभी नोज ड्राइव की भी हद होती है। 5.8% ग्रोथ से गिर के माइनस में आ जाए, यार तो लिमिट है। अच्छा सर, बढ़ता चला जाएगा। आप जो कह रहे हैं, आपकी बातें एक तरफ, ऑपोजिशन में आप हैं, ये कहना शायद ऑपोजिशन का एक काम भी है। गवर्नमेंट का कहना ये है कि इस वक्त ये जितना इत्तेहाद बना हुआ है, जितनी ये पार्टीज़ एक साथ मिली हुई हैं, इनको सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ से ख़तरा है, ये निकले इसके ख़िलाफ़ हैं कि हमारे ख़िलाफ़ एक एहतसाब का अमल तेज़ हुआ है। इस एहतसाब के अमल के प्रेशर को कम करने के लिए हम सड़कों पर निकलेंगे। गवर्नमेंट इदारे इस चीज़ से डरेंगे, वो इस चीज़ के अंडर प्रेशर आएंगे और हमारे जो केसेस हैं उसके अंदर हमें रिलैक्सेशन होगी। ये बयानिया गवर्नमेंट का है और आज भी इसके बारे इस हवाले से हुआ। आप जब हम नहीं निकले थे तो आपने 2 साल में क्या कर दिया था? कितने केसेस फैसले करवा दिए थे? कौन सा इंसाफ पाकिस्तान में या दुनिया में देखा गया? पाकिस्तान में होते हुए 2 साल तो हम नहीं निकले थे ना। तो कौन सा शाहिद खान अब्बासी का आपने कुछ कर लिया, मिर्जा इस्माइल का आपने कुछ कर लिया? उनको ड्रग्स के केस में राना सनाउल्लाह को पकड़ा था, वो कहाँ गए शाहिद अफरीदी जो कहते थे कि जान अल्लाह को देनी है और जान शहरियार अफरीदी कब्र में जाना है? वो कहाँ गए? बोलते हैं अभी 1.25 साल हो गया उस बात को। मरियम नवाज शरीफ को लास्ट अगस्त में जेल में डाला था, वो क्या हुआ? उसकी इंक्वायरी तक नहीं हुई है। 3 केसेस तो चल रहे हैं ना सर अभी तो। देखें, एक तो जरदारी साहब के साथ उनका केस चल रहा है, फिर उसके अलावा आपकी पार्टी के जो दोनों रहनुमा हैं, बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, दोनों के केस चल रहे हैं। अदालत उनको बुला रही है, हाई कोर्ट कह रही है जी आप आएँ। ये तो केस चल रहा है ना उनका, उनके इश्तिहारी उनको करार देने के हवाले से इश्तिहार अखबारात में दिए जा रहे हैं। इश्तिहारी करार दिया है, उसकी जजमेंट जिस जज ने दी थी उनको कोर्ट ने ही फारिग किया है उसी केस के सिलसिले में।
मिसकंडक्ट पर, सुप्रीम कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने। वैसे सर उनके खिलाफ आप लोग प्लान तो करते हैं अपील में जाएं? अगर वो जज साहब मिसकंडक्ट में फारिग हुए तो जजमेंट क्यों है? हम मानते ही नहीं उस जजमेंट को। सर वैसे इसी को बुनियाद बना के कोई अपील या मजीद परसू करने के हवाले से सर हमने जब यकीन होगा कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे हम सब कुछ करेंगे, लेकिन वो उस वक्त होगा जब ये इमरान खान की हुकूमत गिरे। नहीं सर, हुकूमत तो अलहदा है, इंस्टीट्यूशन अदलिया एक अलहदा है। वो खुदा का खौफ करें, सारा इमरान खान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया इफ्तिखार अहमद साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वेलकम टू द शो इफ्तिखार साहब। सर मेरा आपसे सवाल यह है कि अपोजिशन कल एक बड़ा पावर शो जो है वो करने जा रही है, जिसको अगर नून लीग का पावर शो कहा जाए तो गालिबन ज़्यादा मुनासिब होगा, बट इसमें तमाम 11 की 11 इत्तेहादी जमातें इसका हिस्सा हैं और इस को करने जा रही है। ये बताइए सर कि आपको ये जलसा, ये तहरीक कितनी कामयाब होती दिखाई दे रही है? ये अवाम पे मुनसर होगा जी, कि अवाम आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते उनके साथ, क्या अवाम महंगाई के हाथों तंग हैं या नहीं है, क्या अवाम मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस को अच्छा समझते हैं या नहीं समझते हैं, ये तो अवाम पे मुनसर होगा ना। सियासी पार्टियां तो सिर्फ कॉल देती हैं जी, उन्होंने कॉल दे दी है, अब वो कॉल आपके 11 पार्टियां हैं और सब वहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं, तो लेकिन मुनसर तो अवाम पे होगा ना कि वो आते हैं या नहीं आते। अच्छा सर, वैसे जो आपने महंगाई का जिक्र किया, कल हमने एक रोड शो किया, सड़कों पर गए, अनारकली बाज़ार गए, वहाँ जाके लोगों से हमने बातचीत की, इर्द गिर्द भी हमने कुछ जगहों पर लोगों से गुफ्तगू की। महंगाई को लेके मेजॉरिटी ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा परेशान है। अब इसका जब ये सारा मुद्दा उठा के हम हुकूमत के आगे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के आगे रखते हैं, वो ये कहते हैं कि ये दुरुस्त है बात, लेकिन इसके ज़िम्मेदार भाई हम नहीं हैं। इससे पहले जो गवर्नमेंट्स गुजर चुकी हैं वो इसकी ज़िम्मेदार है। इतने महंगे उन्होंने कर्जे लिए, ऐसी उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई। अब आप आम बंदा इसमें सर जाए तो कहाँ जाए? उसके पास तो शायद इस जलसे में जाने के भी पैसे ना हो। क्या आप मुझे 2 मिनट देंगे अब इस सवाल का जवाब देने? ज़रूर सर, ज़रूर, प्लीज़। ये जो अंडे 200 रुपए दर्जन मिल रहे हैं, क्या मुर्गियों से मुआहदा पिछली हुकूमत कर दी थी? नहीं, जवाब देना मुझे आप। सर ये ठीक कह रहे हैं आप। ये जो बिजली का 82 पैसे फी यूनिट अब बढ़ाए हैं, ये पिछली हुकूमत कह गई थी कि हमने इस साल की इस महीने की इस तारीख को 82 पैसे बढ़ाने हैं। कुछ दस्तखत ये थे उन्होंने किसी के साथ? क्या पिछली हुकूमत ने कहा था कि मई में 1200-1400 रुपए मन गंदम जो काश्तकार से दी जाए, आपने उसको जुलाई में 2000 और 2200 रुपए में बेचने? ये पिछली हुकूमत कह गई थी, इनको हुक्म देगी थी। पिछली हुकूमत क्या कह गई थी कि कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो तबाह हो रही है, इसको तबाह ही होने देना है, इसको बेहतर नहीं करना। क्या पिछली हुकूमत कह गई थी कि चीनी की कीमत अगर बढ़ जाए तो फिर आप उसके ऊपर एक कमीशन बना देना, और फिर जब कमीशन की रिपोर्ट आ जाए तो फिर उसको पता नहीं कि किसके हवाले कर देना, और फिर उस शुगर की कीमत को 100 रुपए तक पहुंचा देना। ये भी मेरे ख्याल है पिछली हुकूमत के कर्जे लेने की बिना पर शुगर की कीमत बढ़ गई है। पिछली हुकूमत की गलत माली पॉलिसियों की बिना के ऊपर दालों की कीमत बढ़ गई है। पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसियों की बिना पे 2 साल से गवर्नेंस नाम की कोई चीज नजर ही नहीं आती। पिछली हुकूमत की बेईमानी, करप्शन, चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, रिश्वत की बिना पर इतनी खराबी पैदा हो गई है कि आज अपना लोगों को बेरोजगारी मिल गई है। खुदा का हम खौफ करें यार। ये पिछली हुकूमतों का रोना कब तक रोते रहेंगे? हम कब तक माजी में रहेंगे? सर इस पे बयानिया ये है हुकूमत का, वो ये कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने लोन लिए और हैवी परसेंटेजेस पे उन्होंने लोन लिए। उन लोन्स को इनको पता नहीं था? किनको? इनको अपना पीटीआई वालों को। इनको बिल्कुल पता है, वो यही कह रहे हैं कि इन्होंने पिछली हुकूमतों ने जब इनको पता था
और हुकूमत ले रहे थे, तो कोई तो मंसूबा होगा इनके पास। वो मंसूबा कहाँ है? हम्म, नहीं, देखो ना, आप पता नहीं किस ओहदे में, मुझे नहीं पता, आपको एक बड़ा ओहदा मिल रहा हो हम्म, तो उस बड़े ओहदे को हासिल करने के लिए कुछ होमवर्क करोगे या नहीं करोगे? हम्म, कि बड़ा ओहदा ले लोगे किसी की सिफारिश पे, होमवर्क किया नहीं होगा, नतीजा होगा जब बड़ा ओहदा लेके नए दफ्तर में जाओगे तो 2-4 दिन लोग तो तुम्हारे से बड़े मुतासर रहेंगे क्योंकि तुम्हारी सिफारिश बड़ी तगड़ी थी। हम्म, लेकिन फिर लोग तुमसे कहेंगे यार ये कागज पढ़ो, ये तर्जुमा करो, ये खबर का मकसद में बताओ, ये मुल्क नक्शे में ढूंढ के दो कहाँ पे है। लोग नहीं पूछेंगे आपसे, हम्म। तो फिर क्या करेंगे आप? ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये सारी चीज़ें एक तरफ, दूसरी तरफ अब ये जो अपोजिशन का इत्तेहाद है और इसके बाद जो ये जलसे जुलूस हो रहे हैं, गवर्नमेंट का ये भी बयानिया है, ज़ाहिर है वो शायद इस बयानी के अलावा कुछ और बयानियाँ दे भी ना पाए, लेकिन इस बयानी में सदाकत एक जगह स्टैंड ज़रूर करती है। वो ये कहते हैं कि भाई आप वापस आएँ, पाकिस्तान आएँ, मियाँ नवाज शरीफ की तरफ इशारा करते हैं, वापस आके इन लोगों में रह के आप सियासत करें, अदालतों का ये सामना कौन है करें। ये फैसला करने वाले? एक आदमी जहाँ चाय बैठ के सियासत करे, ये कहीं लिखा हुआ है? आज जो मज़ा का खेज इजाजतनामा उनको दिया गया है, मेरे दोस्त आप सहाफ़ी हो, जी आप उसको, उसकी कॉपी जरूर संभाल के रख लेना। जिंदगी में आपने आगे और जाना है और सहाफत करनी है। सर। ऐसा मज़ा का खेज शराइतनामा मैंने नहीं देखा। मेरी उम्र कोई 65 साल है और मैंने इस मुल्क के अंदर सियासत के अंदर उतार और चढ़ाव के बहुत करीब से देखा है। ये किस किस्म की पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं भाई? वो नवाज शरीफ जहां मर्जी बैठ के पॉलिटिक्स करे। आप कोशिश कर रहे हैं ना उसको बैरून मुल्क से लाने की। आप कह रहे हैं हम कल शाम, कल सुबह तक ले आएंगे, ले आए। कानून अगर इजाजत देता है और आपके बैरून अवी जो मुआहदे हैं वो इजाजत देते हैं, आप ले आए। नहीं सर, कोई ऐसा कौन रोक कानून रहा है? नहीं, कोई ऐसा मुआहदा नहीं, कोई ऐसा कानून नहीं है बेटे गवर्नमेंट। ये मुझे तो नहीं पता, मैं तो एक आम आदमी सड़क पे चलने वाला, मुझे क्या पता कि मैं पेंडू हूँ, मैं एक अनपढ़ जाहिल आदमी, मुझे क्या पता है? मुझे तो इन्हीं की जो खबरें मैं पढ़ता, मैं उन्हीं से मुझे नजर आता कि हम उसको खींच के लाएंगे, उसको पकड़ के लाएंगे उसके ये तो कहते थे रोजाना पता नहीं कितने अरब रुपए का फ्रॉड होता है। ये कहते थे या नहीं कहते थे? जी कहते थे, बिल्कुल तो कहते थे। 2 साल के अंदर 365 को 2 से जरूरत दे के मुझे बताओ कितने दिन हो गए हैं। और वो जो रोजाना इतने अरब का फ्रॉड होता था, गफला होता था, रिश्वत खाई जाती थी, वो बच गई तो कहाँ गई वो? ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं कि अब जो स्टाइल है, स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कह लीजिए, या अब जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स का स्टाइल कह लीजिए, ये नैरेटिव ठीक है जो इदारों के खिलाफ है? ये नैरेटिव ठीक है जो इतना सख्त है? अदारे जो भी हैं आइन के ताबे रह के काम करें। आइन में जो लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, जजेस के लिए, फौज के लिए, एडवोकेट जनरल उसके लिए, ऑडिटर जनरल के लिए, बिल्कुल उसके मुताबिक जो कुछ आइन में लिखा है उसके मुताबिक काम करें। और अगर नहीं करना चाहते तो फिर उस आइन में तरामीम कर लें। जब तक ये 73 का आइन है, 18वीं तरमीम के साथ और गालिबन 21वीं तक पहुंच गया है, इसमें जो पावर जिस किसी के पास है उसको वही पावर वैसे ही इस्तेमाल करनी है। जो इख्तियार एसी का है वो एसी ही इस्तेमाल करेगा, जो कमिश्नर का है वो कमिश्नर ही इस्तेमाल करेगा। अगर एसी ने कमिश्नर के इख्तियार इस्तेमाल करने शुरू कर दिए रूल्स ऑफ बिजनेस के खिलाफ जाके, तो फिर खराबी जन्म देती है। तो अदारों पे सवाल उठते हैं। अदारे बिल्कुल, और सारे अदारे ऐसा नहीं होते और पूरा अदारा ऐसा नहीं होता। तो जो सवाल उठे हैं उसका उनको जवाब देना चाहिए। और अगर वो तरमीम चाहते हैं तो आइन मौजूद है और एक ऐसी गवर्नमेंट उनके साथ है मौजूद, जो उनके साथ है मौजूद कि भी हम आपके साथ हैं, तो मिलकर आइन में तरमीम करते हैं। लेकिन जब तक ये आइन है, देखिए काफी मजाक हो चुका 70 साल में इस मुल्क के साथ।
फौज आई, पार्लियामेंट आए, जमहूरियत नहीं भी आई, 2-2 साल के लिए जमहूरियत आई। एक दिन एक चीफ ऑफ आर्मी साहब ने कहा कि प्रेसिडेंट साहब भी घर जाए, प्राइम मिनिस्टर भी घर जाए, सब कुछ देख लिया हमने। ये भी जो आगे जमहूरियत के जिसको हाइब्रिड जमहूरियत कहते हैं, ये सब नाकाम हो गया है। जितनी जल्दी आप अख्तियार एक तो नीचे चला जाए लोकल बॉडीज के साथ, पावरफुल लोकल बॉडीज हो जाए, और दूसरा कि पार्लियामानी जमहूरियत के मुताबिक अदारे जो हैं वो अपने अपने फ़राइज़ को सरंजाम दें। आप यकीन करें, आप जैसे लोग जो नौजवान हैं भी, उनकी ज़िंदगियां बदल जाएंगी। अगर नहीं होगा तो फिर यही हो रहा है जो 70 साल में हो रहा है, ये होता रहेगा बस। तो सर ये बताएं, आप हमारे सीनियर हैं, आपने एक लंबा अरसा सारे इश्यूज़ को कवर किया, देखा, आपने उसका जिक्र किया, ये होगा कैसे, ये करेगा कौन? हम तो ज़ाहिर हुक्मरानों से उम्मीद लगाते हैं, हम आवाम का हिस्सा हम करेंगे, पार्लियामेंट करेगी। ये तो झगड़ा है क्या? एक बात कही जाती है कि नवाज शरीफ हर फौजी के साथ क्यों खड़ा करता है, कहा जाता है ना, अभी सुनते हो? जी बिल्कुल कहा जाता है, जितने आए उनके साथ सबके साथ प्रॉब्लम हुआ। तो सवाल है क्या वजह, पागल है? क्या वजह है इसे? मतलब जब ये प्राइम मिनिस्टर भी होता है और फिर निकाल दिया जाता है, क्या उसको निकलने का शौक है? मैं तुम्हें एक ओहदा दे दूं और उस ओहदे से निकलने का तुम्हें शौक हो, तो मुझे नहीं पता सर। जब आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो उस ओहदे से निकलने का तुम्हें शौक है? बात यह है कि कुछ ना कुछ खराबी कहीं है, प्राइम मिनिस्टर के रवैये में भी होगी और प्राइम मिनिस्टर के साथ जिनका इख्तिलाफ होता है उनके रवैये में भी होगी। इन दोनों के रवैयों को तब्दील करने के लिए, उनको चेक जिसको हम कहते हैं, करने के लिए पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट को चलाएं। मैं इस 2 साल हो गए, यकीन करो, मैंने पार्लियामेंट को चलते नहीं देखा। झगड़ा होते देखा है, नारे होते देखे हैं, तू मैंने देखी है, चोर देखी है। मैंने पार्लियामेंट को चलते नहीं देखा। मैंने पार्लियामेंट में ऐसी कोई कानून साजी होते नहीं देखी, या कोई ऐसी डिबेट। मसलन मैं कहता हूँ कि जनाब महंगाई बहुत बढ़ गई है, जैसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो कोई पूछे इफ्तिखार साहब अगर आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई का काबू कैसे डालना है? तो मैं कहूँ जी इसका तरीका ये है कि हमें अगले साल ज्यादा गंदम पैदा करनी चाहिए, ज्यादा चीनी हमें ज्यादा गन्ना पैदा करना चाहिए, हमें ज्यादा कपास पैदा करनी चाहिए ताकि हम बाहर से कपास ना मंगवाएं और पैसे हम खर्चा। देखो हमने जो गंदम बाहर से मंगवाई है, पैसे दिए तो बाहर से मंगवाइए ना, कि चीनी बाहर से मंगवा रहे, पैसे दे के मंगवा रहे हैं। और जो कपास है, जो हमारी जो मिले हैं जहाँ पे धागा बनता है, कपड़ा बुना जाता है, उसके लिए जो बाहर से मंगवाई, पैसा खर्च रहे हैं ना। तो मैं कहूँगा नहीं जनाब, हम ऐसे करते हैं कि इनकी तीनों की नई वैरायटीज खरीद के लेके आते हैं, नए सीड लगाते हैं और ज्यादा रकबे को काश्त करते हैं, रहते ज्यादा देते हैं। एक आदमी कहेगा खास साहब नहीं, ऐसी बात नहीं, आप गलत कह रहे हैं। हमारा ख्याल है कि हमें गन्ने का रकबा कम करना चाहिए, गन्ना ज्यादा पानी पीता है, हमें ऐसी फसल लगानी चाहिए जो पानी उतना ही पिए लेकिन एक की बजाय 3 फसलें हो। अब एक डिबेट होगी ना शुरू, ये डिबेट जिस दिन जन्म लेगी पाकिस्तान के अंदर, हम आगे जाएंगे। अच्छा सर, ये नहीं आपका जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव में तो फिर ऑपोजिशन भी फॉल करती है। आप ये बताइए, ऑपोजिशन ने अपना रोल ठीक प्ले किया है क्या एज पार्ट ऑफ बीइंग? नो, मैंने पार्लियामेंट की बात की। जी पार्लियामेंट दोनों का रोल क्या है? दोनों के रोल मेरे समझ से बाहर है। मैं एक आम आदमी हूँ, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मैं जब तब्दीली चाहता हूँ, मैं जब तब्दीली की बात करता हूँ, तो मैं ये तो बताऊँ कि मैं मसलन मैं कहता हूँ ये गिलास गलत बना हुआ है। कह रहे हैं जी बहुत अच्छी बात है इफ्तिखार साहब, गिलास गलत बना हुआ है, आप कैसा गिलास चाहते हैं इफ्तिखार साहब? मैं बताऊंगा जी मुझे इतने साइज का, इतने पैंदे का, इतने वजन का, इतने पानी लेने वाले के गिलास की जरूरत है। फिर बहस होगी कि क्या हमारे पास इतना खाम शीशा है, क्या हम इतना पैसा खर्च कर सकते हैं उस गिलास बनाने पे? ये डिबेट होगी ना। जी बिल्कुल। जब तक बेटे डिबेट नहीं करोगे, याद रखना जिंदगी में, ये यू आर ए जर्नलिस्ट, सवाल से जब आप सवाल पैदा करते हो, अगर बदलिटीज पर सवाल मबनी नहीं है, सवाल से ही चीजें हल होती हैं। तो सर सवाल जो झगड़ा शुरू होने वाला ना, अल्लाह रहम करे, कल मेरा एक सवाल आखिरकार ये टेबल पर जाके तय हो। आप मेरा यही सवाल था कि यानी अब जो ऑपोजिशन कर रही है, मैं जो आपकी बात से नरेट कर रहा हूँ, ऑपोजिशन भी आज जो तय कर चुकी है कि जी कल पहला जलसा होगा, ऑपोजिशन भी गलत कर रही है। फिर
देखो, अपोजिशन के लिए कलेक्ट करने का मसला इसलिए नहीं है कि अपोजिशन को, जैसे मैंने आपको पहले ये कहा कि अपोजिशन ने कोशिश की है 2 साल में भी डायलॉग हो। साफ बात है, जब 370 हिंदुस्तान ने भगा दी तब भी इस मुल्क में डायलॉग नहीं हुआ। हालांकि वो एक ऐसा मौका था जो नेशनल हमारा मौका था, डायलॉग होना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं इनसे बात भी नहीं करूंगा, ये सारे चोर हैं। अब देखो ना यार, सारी पार्लियामेंट के हर रुकन को चोर कहना भी मुनासिब नहीं है, ठीक है। पंजाब में 162 के करीब हैं। अब ये सारे के सारे तो चोर नहीं है। सेनेट में सारे के सारे तो चोर नहीं है। उनको भी अपने रवैये में तब्दीली करनी होगी, और इनको भी याद रखो, मुजीबुर रहमान को अगरतला साजिश केस में क्या किया हुआ था, हंगामे हुए, जुलूस निकले, जलसे हुए यूं खान के खिलाफ, ऑल पार्टी कांग्रेस बुलानी थी। उसी मुजीबुर रहमान को, जिसको आपने कहा गद्दार है, ये है वो है, उसको अगरतला साजिश केस में मुलव्वस होने के बावजूद लाया गया, और पहले उसने शर्त लगा दी कि मैं जमानत पे नहीं आऊंगा, मुझे रिहा करो। और ये रिहाई का मुतालबा मौलाना मौदूदी साहब, मौलाना सदर खान वाला ने किया, जो उसका उस इत्तेहाद में मौजूद थे। वो गया, उसको अयूब खान ने बुलाया वहां पे डायलॉग के लिए। जब भुट्टो शिमला जा रहा था हिंदुस्तान से बात करने के लिए, उसने डायलॉग के लिए अपोजिशन से बात की। खुद रफ्तार लिए भुट्टो पिछड़े गया मौलाना मौदूदी से बात करने, गिरने की तहरीक के दौरान खुद एक गाड़ी में गया। देखो, डायलॉग के बगैर पार्लियामेंट जमहूरियत या कोई जमहूरियत या कोई निज़ाम नहीं चल सकता। बिल्कुल ठीक। दुआ करो कल का दिन खैर खैरियत से गुजरे और सबकी अकल काम करे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर, आपका पॉइंट आ गया। हमारे साथ अहमद साहब मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इफ्तिखार साहब का और बहुत सारे ऐसे हलकों में जो लोग मौजूद हैं जो अपनी राय रखते हैं इस करंट सूरत हाल पर, उन सब का कहना ये है कि ये चीज़ इंतहाई ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है कि डायलॉग का अमल जो है वो किया जाए। अपोजिशन की तमाम जमातें, हुकूमती अरकान आपस में बैठें और बैठ के उन मसलों के ऊपर गुफ्तगू करें जिससे मुल्क आगे बढ़ सके। उन मसलों के ऊपर गुफ्तगू करें जो मसले अवाम के हैं, जो मसले आपके हैं, जो मसले हमारे हैं, जिसमें सरफहरिस्त जो एक बड़ा मसला है वो महंगाई का है। महंगाई की सूरत हाल के ऊपर बैठें, इजलास हो, गुफ्तगू हो, पॉलिसीज़ बेहतर तरीके से मुरतब की जा सकें। और दूसरी जानिब जो गिले शिकवे अपोजिशन को हैं, उन अपोजिशन के गिले शिकवों के हवाले से भी जो कानून के मुताबिक चीज़ें वज़ा की गई हैं उस पर रहते हुए अमल दरामद होना चाहिए। ये एक राय है जो पाई जा रही है। दूसरी जानिब एक राय ये है कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो भी ऐसे केसेस हैं, जिस किस्म की उनके ख़िलाफ़ एहतसाब का अमल जारी है, अदलिया में उनके केसेस चल रहे हैं, उस हवाले से अपोजिशन को, उनके रहनुमाओं को, उनके सरबराहान को मुल्क में आना चाहिए, आके अदलिया का सामना करना चाहिए। अदालतों का जब वो फेस करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर इस सूरत हाल में होंगे कि वो आके सियासत भी कर सकें और हुकूमत के साथ बैठ भी सकें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। गुजरांवाला जलसा कल भरपूर तरीके से होने जा रहा है। अपोजिशन की तमाम जमातें हुकूमत के खिलाफ बरसरे पेकार हैं, इस हुकूमत को घर भेजने के लिए तैयार हैं। सूरत हाल किस जाने बढ़ेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी दुआ है, हमारी उम्मीद है कि तमाम कल मामलात खुश उसलूबी से और अच्छे तरीके से जो है वो सर अंजाम पाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। पाकिस्तान को जहां बहुत से चैलेंजेस का सामना है, उनमें एक बड़ा चैलेंज खित्ते में सिक्योरिटी का है। मौजूदा हुकूमत खित्ते में अमन की ख्वाह है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भारत समेत तमाम ममालिक से अमन के ख्वाह हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में स्पेशल एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी प्लानिंग डॉक्टर मोईद यूसुफ मौजूद हैं। आज उनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को भारत, अमेरिका, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों से किस किस्म के ताल्लुकात और मुश्किलात का सामना है। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। मेरा आपसे सवाल ये है कि भारत कहता है कि पाकिस्तान जो है काउंसलर एक्सेस हमें नहीं देता इंडिपेंडेंट, वो फुल एंड फ्री अनकंडीशनल एक्सेस चाहते हैं। इसमें क्या मज़ाक है अगर पाकिस्तान उनको फुल एंड फ्री दे दे? हमारे नाजरीन को थोड़ा समझाइएगा। फुल free unimpeded according to ICJ recommendation.
जो आईसीजे ने बाइंडिंग हमें कहा था करने को, बिल्कुल उसी फॉर्मूले पे उनको काउंसिल एक्सेस दी है। तीसरी काउंसिल एक्सेस है, उनको रिक्वेस्ट कर दी थी कि करें, दे हैवंट टेकन अस अप ऑन द ऑफर येट। हम वेट कर रहे हैं, जब भी आएंगे लेनी है, अनइम्पीडेड है, आके ले लें। अब बता देता हूं क्यों नहीं ले रहे। अगर ले ली तो टॉकिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा। केस तो पहले ही पता है, बंदा तो चोर है, पकड़ा हुआ है, कॉट विद द पैंट्स डाउन। उसने खुद कहा जी मर्सी पिटीशन की बात, तो वो तो पता है आईसीजे में क्या ढोंग रचा रहे हैं। वो जी आपकी ये बात नहीं मानी, वो बात नहीं मानी, तो इसलिए जो है हम कोशिश ये करेंगे कि वापस जाएं, जो मर्जी, अनइम्पीडेड है, आके ले लें। नहीं लेंगे, हम आईसीजे को बता दें भाई हमने तो अपना काम कर दिया है। वो ये चाहते हैं कि कोई और इसमें कीड़ा निकालें और कह दें कि आपने वो नहीं दिया। बिल्कुल अनइम्पीडेड है, आए और ले लें। कानून पाकिस्तान का बालातर है। एक स्पाई के लिए, एक जासूस के लिए कानून हमारा नहीं बदलने लगा। इंडियन लॉयर नहीं हो सकता, कॉमन लॉ कंट्री है, इंडिया में भी यही लॉ है। पाकिस्तानी लॉयर हायर कर लें, कहते हैं जी हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, कानून ये कहता है कि लॉयर हायर हो जाए तो उस लॉयर को डॉक्यूमेंट्स ले लें, लॉयर हायर कर लें। नहीं करते, क्यों नहीं करते? केस आगे चलेगा और रिजल्ट पता चल जाएगा कि क्या आना है। इतने ज्यादा शवाहिद सामने हैं, जब किसी भी कोर्ट में जाएगा जो रिजल्ट आएगा हम भी मानेंगे, वो भी मान ले। वो ये मानना नहीं चाहते। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी आपने रिसेंट जो करण थापर के साथ आपका इंटरव्यू हुआ और उसको हम सबने बड़ा देखा, उस इंटरव्यू में आपने कुछ रिविलेशंस की जिसके अंदर आपने तालिबान के तंजीम साजी के बारे में बात की, एपीएस में इंडियन इन्वॉल्वमेंट की बात की, एपीएस अटैक में 2014 में जो हुआ। ये इस मौके पर इसको बताना इतना ज़रूरी आपने क्यों समझा? इससे पहले कभी किसी और बड़े प्लेटफॉर्म पर या किसी कंसर्न क्वार्टर्स पे इस चीज़ को, इसकी आवाज़ कभी बुलंद नहीं की गई, कभी मीडिया तक नहीं ये चीज़ आई? इस ताख़ीर की वजह क्या है? देखिए जी, जब आप प्राइवेटली बताते हैं ना तीसरे मुल्कों को और ममालिक को, कब से पाकिस्तान बता रहा है, यूनाइटेड नेशन का फोरम है सर, ये इसका देखते हैं, समझते हैं जी, और फिर पब्लिक में आके कह देते हैं नहीं नहीं एविडेंस ही कोई नहीं है, क्योंकि नैरेटिव सारा हिंदुस्तान की तरफ था, अमेरिका का भी, बाकी ममालिक का भी। हिंदुस्तान की आवाम को सिर्फ झूठ बोला जाता है, पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान तो ऐसा है वैसा है। सो वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम हिंदुस्तान की आवाम से बात कर रहे थे, उनकी हुकूमत भी सुन रही थी, और हमने दो टोक अल्फाज में ये बता दिया। हम क्यों छुपाएं भाई, हमारे खिलाफ ये हो रहा है, हमने सामने रख दिया। ताखीर नहीं, टाइमिंग इज क्रूशल। हमने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दिया क्या हो रहा है, हिंदुस्तान की आवाम सुन ले। और अब दुनिया ये नहीं कह सकती कि आप जो है वो बताते नहीं है, पता नहीं है, सच है। मुझे याद है अमेरिका में बैठता था जब मैं थिंक टैंक्स में, तो हमेशा ही अमेरिकन कहते थे पाकिस्तानी कहते हैं बड़ा एविडेंस है, आज तक नहीं शेयर किया। पाकिस्तान कहता था हमने किया है। मैं ऑफ कोर्स सिस्टम में नहीं था, मैं तो ओपन सोर्स मटेरियल से काम करता था, और मैं भी सोचता था यार ये क्यों नहीं देता पाकिस्तान, अगर है। जब पूछता था वो कहते थे दे दिया। तो वो इबाम, वो सारी जो शक व शुबात उससे बनते थे वो खत्म हो गए। हमें कोई पीछे रहने की, हटने की जरूरत नहीं है भाई, हमारा बिल्कुल दामन साफ है, उनका नहीं है। कल उनको, परसों जब भी बात हुई हमने दे दिया है, और अब जाहिर बात है तकलीफ तो होगी, मतलब ये तो है, तो बस फिर ऐसे। अच्छा सर, इस इंटरव्यू में आपने बार बार जिक्र किया, बार बार बात की कि मैं फ्यूचर की, मुस्तकबिल की बात करना चाहता हूँ, जो हो गया सो हो गया, हम हाल को और मुस्तकबिल को देखते हैं। जबकि जो करण थापर जो एंकर थे वो मुसलसल प्लांटेड शायद क्वेश्चन थे, या उनका प्लान ही ऐसा था आपसे सवालात का कि वो माजी के किस्से और बातें जो है सिर्फ उसका जिक्र करते रहेंगे, आगे की कोई बात नहीं करेंगे। कुछ सवाल उन्होंने इससे रिलेटेड आपसे किया उस इंटरव्यू में, जिसमें आपने ये कहा कि हम मुस्तकबिल में बातचीत करना चाहते हैं, इसमें आपने इकॉनमी में बात की। इसके साथ साथ आपने एक ऐसी कंडीशन गालिबन रखी कि फॉर एग्जांपल भारत अपनी फ़ौजें निकाले कश्मीर से। सो आपके ख्याल से पहले डायलॉग नहीं होना चाहिए ऐसी किसी शर्त को रखने से पहले कि डायलॉग का प्रोसेस स्टार्ट हो, उसके अंदर वन ऑफ द कंडीशंस हो कि जी आप अपनी एग्जिट समझ लें कि आप क्या कह रहे हैं, ये ज़रा समझ लें इस बात। जी, आप ये कह रहे हैं कि भारत एक गैर कानूनी इकदाम उठाता है, मिलिट्री सीज कर देता है, डोमिसाइल लॉ ले आता है वगैरह। अब आप ये कह रहे हैं कि यार देखो वो तो उन्होंने कर दिया, अब आप ऐसा करें ना, बात शुरू करें और उनको मनवा लें कि वो पीछे कर दें। तो सर डायलॉग होगा तो सर इस मरहले तक जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब तो मेरे भाई सुनते जी प्लीज। देखिए, आप समझ लें कि आप बात क्या कर रहे हैं जी। उसका एंड में लॉजिकल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि आप कह रहे हैं कि देखिए यार उन्होंने एक गैर कानूनी इकदाम उठा लिया, एक काम किया, वो मिलिट्री सीज कर दी, डोमिसाइल लॉ ले आए। अब आप ऐसा करें ना, बातचीत शुरू करें और बातचीत करके उनको मनवा लें कि ये पीछे हट जाएं, ये काम जो उन्होंने किए। अच्छा, फर्ज करें मैं कामयाब हो जाता हूं बात करके, वो कहते हैं जी हमने खत्म कर दी मिलिट्री सीज और डोमिसाइल लॉ, ये हमने आपको बहुत बड़ी कंसेशन दे दी है,
अब आप हमें कंसेशन दें फलां चीज पे। तो हुआ क्या कि एक मुल्क ने इलीगल काम, गलत काम जो पहले नहीं एग्जिस्ट करता था वो किया, मैं उसको 5 अगस्त पे वापस लेके गया और उसने उसको कंसेशन मनवा के मेरे से कोई कंसेशन मांग ली। दिस इज बैड नेगोशिएशन। मैं कल डायलॉग करने को तैयार हूं अगर इंटेंट ये है कि आपने आगे चलना है, अगर इंटेंट ये है कि मैंने डायलॉग करना है दुनिया को बताने के लिए कि जी पाकिस्तान तो बात कर रहा है क्योंकि कश्मीर पे उसने गिव अप कर दिया, सौदा हो गया, बात खत्म, तो वो डायलॉग नहीं है, वो तो एक ढोंग है और इतने बेवकूफ तो हम भी नहीं हैं। सो ये मेरा पॉइंट था। आप सारी चीजों पे बात कर सकते हैं, शराइत पे भी बात कर सकते हैं, इंटेंट क्लियर करें। जो एक आपने पहले एक्सेस कमिट की है उसको हटा दें और जहां पे हम खड़े थे वहां से बात कर लें। आप भी कंसेशन दें, हम भी देते हैं, कॉम्प्रोमाइज इसी का नाम है। यूएन फ्रेमवर्क मौजूद है, बात करें, कश्मीर रिजॉल्व करें, टेररिज्म खत्म करें। और इशू क्या है फिर? तो मतलब है कनेक्टिविटी है और आगे बढ़ना है। तो हमारा तो पैराडाइम ही कनेक्टिविटी का है, हम तो रुके हुए हैं उनकी वजह से, तो हम तो कहते हैं आ जाए। लेकिन अगर ये बात है कि इसलिए हम बात करना चाहते हैं कि हम लेट गए, तो भाई जिस दिन तक मैं इधर बैठा हूं, जिस दिन तक ये हुकूमत है, जिस दिन तक ये अस्करी क़यादत है, आप इस बात को भूल जाएं। हम खुल के बात करेंगे, देयर इज नथिंग टू हाइड एंड वी विल कीप सेइंग वी वांट पीस। हम जेन्युइनली पीस चाहते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो आपने आप कर लें ठीक तरह, तो हम बात करें। आपने तालिबान का, हमने अभी गुफ्तगू की, उसका जिक्र हुआ, तालिबान की तंजीम साजी का। अफ़गानिस्तान एक बड़ा अहम रीजन है, पाकिस्तान का एक बड़ा साथ है अफ़गानिस्तान के साथ, हमारा नेबरिंग कंट्री है। ये बताइए कि अभी जो पीस प्रोसेस चल रहा है अफ़गानिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है, इसमें अगर कल अमन हो जाता है तो उसके बाद जो तालिबान रह जाएंगे वहाँ पे, जो उस हुकूमत का एक ख़ास हिस्सा संभालेंगे, वो और पाकिस्तानी तालिबान क्या गुड तालिबान कहलाएंगे? अफगानिस्तान तो अभी आगे चलेगा, वो अफगान हुकूमत का फैसला है, वो जो चाहते हैं वो करेंगे। वील सपोर्ट व्हाटएवर दे डिसाइड फॉर देयर कंट्री। अच्छा, ये बताइए कि जो तालिबान के हवाले से खबर आई, दाइश के हवाले से आई, एक सहाफ़ी ने लिखी फॉरेन पॉलिसी की, और उसने लिखा कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है दाइश को फ़ंड करने में, उसको लेकर चलने में। इस हवाले से आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी इतलात हैं या ऐसे देखिए, मैं ऐसी बात आपको नहीं करूंगा जिसके हमने मुकम्मल कड़ियां नहीं जोड़ ली, पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर ली, वरना वो तो भारत करता है ना कि अटैक हुआ 3 मिनट बाद इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू स्पीक। वो अभी वंस आई हैव मोर इंशाल्लाह बात कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू, ये बताइएगा कि आप एज ए स्कॉलर, नॉट एज व्हाट यू आर डूइंग नाउ, आप कितने पुरुमीद हैं अपने सारे करियर को सामने रखते हुए कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस आने वाले वक्त में जो है वो पॉजिटिव होंगे, मुस्बत होंगे? एज अ स्कॉलर तो मेरे पास ऑप्शन ही है आपको जवाब देने की, बिकॉज दैट रोल आई हैव गिवन अप व्हेन आई एम सिटिंग एज ए रिस्पांसिबल ऑफिशियल। एज एन ऑफिशियल मैं आपको बता देता हूँ, हम तैयार हैं, पोजीशन हमारी क्लियर है। इस रीजन ने अगर आगे बढ़ना है तो बात होनी पड़ेगी। वी आर रेडी, कंडीशंस आर क्लियर। जिस दिन तैयार हो तशरीफ ले आएं, दे विल फाइंड अस अ विलिंग पार्टनर। हमारे साथ मौजूद थे स्पेशल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी प्लानिंग, डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के जाने पड़ते हैं।